वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इट मीन्स पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को, इसके बाद सॉल्व करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो ज्ञात करें एवं उसके लौसो ज्ञात करें। मतलब आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहला नंबर है 96। आप 96 का अभाज्य गुणनखंड करो। यहां से आप लिख सकते हो 96 को 2 48 आ जाएगा, 2 से 24 आ जाएगा, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। इसका मतलब इसको लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। कितना आ गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 तिया 96। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 कितना बार है? 5 बार। इसका मतलब 2 का पावर 5 और गुने 3। ओके, अब आ जाओ 404 को। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। अब 404 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा? तो पहले हम लोग 2 से विभाजित करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 202। फिर हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, कितना आ जाएगा? 101। अब 101 आ गया। अब 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 101, या इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 2 और गुने 101। यहां तक बातें समझ में आ गई? क्वेश्चन में आपको कहा गया था मौसो और लौसो निकालने, तो मौसो निकालना है किसका? तो 96 और 404 का। अब मौसो के लिए हमें यह पता है कि जो कॉमन हो, कॉमन कहने का मतलब उभयनिष्ठ हो, अर्थात जो दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए और दोनों में कॉमन होने के साथ साथ पावर कम वाला लेते हैं। तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी। पावर कम किसका? तो 2 का पावर 2 का। इसका मतलब 2 का पावर 2 आपका मौसो आ जाएगा। इसको आप 2 गुने 2 लिख सकते हो, या इसको आप 4 कह सकते हो। यहां तक बातें समझ में आ गई? और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था लौसो ज्ञात करें। अब लौसो ज्ञात कर लो किसका? तो 96 और 404 का। यहां से देखो लौसो का नियम ये होता है, जो कॉमन होता है उसमें सबसे ज्यादा पावर वाला लेते हैं। कॉमन 2 है तो इसमें 2 का पावर 5 ले लो, और इसके बाद जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। इसका मतलब 3 गुने 101। ये कितना आ जाएगा? 2 का पावर 5, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये 32 आ जाएगा, गुने 3 और गुने 101। इसको आप कितना लिख सकते हो? तो 32 गुने 101 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 0 0 और 3 एकम 3। अब इसको गुना कर लो, तो 303 को गुना करना है 32 के साथ। 3 दूना 6, 2 0 0, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9, 6 9 6 और 9, मतलब कितना आ गया? ये आपको आ गया 9696। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा लौसो और मौसो का। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले आप मान लो कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब आपको इतना पता है कि अगर √3 एक परिमेय संख्या होगा तो आप √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हो। इसका मतलब √3 P/Q आ जाएगा। यहां पे लिख लो अब, जहां P और Q पूर्णांक है और इसका कोई सर्वभाजक नहीं है, इसका कोई सर्वभाजक नहीं है। ओके, अब इसका दोनों तरफ वर्क कर लो। इसको अगर वर्क करेंगे तो √3 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा P/Q के स्क्वायर का। अब √3 का वर्क करेंगे तो यह आ जाएगा 3, और ये बराबर हो जाएगा P² के। या आप इसको लिख सकते हो 3Q बराबर हो जाएगा P²
और बट्टा क्यू के। इसको आप मान लो समीकरण 1 और इसको आप मान लो समीकरण 2। ओके, यहां से देखो P बट्टा क्यू आ गया और यहां से कितना आ गया, तो P स्क्वायर बट्टा क्यू आ गया। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि 3 को क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या है। स्पष्ट है कि 3Q एक पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, और हमें यह पता है यहां से कि P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है। दूसरी ओर P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि P स्क्वायर और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है। P स्क्वायर और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है। इसीलिए P स्क्वायर बट्टा Q पूर्णांक से अलग कोई भिन्न है, अलग कोई भिन्न है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी P स्क्वायर बट्टा Q बराबर नहीं हो सकता 3Q के। जो समीकरण 2 का अंतर विरोध है, यहां से क्या सिद्ध हो रहा है, यहां से सिद्ध हो रहा है कि मेरा जो कल्पना किया गया था कि √3 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, अंतर विरोध है। सिद्ध क्या होता है, यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब देखो शून्यकों का योग, इसका मतलब हमें क्या दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक का योग हो गया, और ये कितना है, ये हमें -3 के बराबर दिया गया। शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा गुने बीटा, ये 2 के बराबर दिया गया। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, द्विघात बहुपद। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -3x और प्लस 2। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि द्विघात समीकरण का मूल निकालें। हमें समीकरण दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से समझो कि हमें समीकरण क्या दे रखा है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x और जोड़ 1 बराबर 0। यहां समझो a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, b किसके बराबर है, -2√2 के बराबर है, और c किसके बराबर है, +1 के बराबर है। पहले हम लोग d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कहने का मतलब -2√2 का होल स्क्वायर और -4ac 4 गुने a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 1 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 दूना 8, -4 दूना 8, ये आपको 0 आ गया।
हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तब माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2 है। यहां से आपको आ जाएगा माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 0 और बट्टा 2a कहने का मतलब 2 गुने 2, इसको आप लिख सकते हो 2 रूट 2 बट्टा 4। 2 एकम 2 2 दूना 4, यहां से आपको आ गया रूट 2 बट्टा 2। ओके, अब आप रूट 2 बट्टा 2 आ गया। अब आप बीटा निकाल लो। बीटा कितना आ जाएगा, तो माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2 है। इसका मतलब 2 रूट 2 माइनस रूट 0 बट्टा 2 गुने 2, ये कितना आ गया, तो 2 रूट 2 और बट्टा 4। 2 एकम 2 2 दूना 4, ये भी आपको आ गया रूट 2 बट्टा 2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2 बट्टा 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 गुने रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, ये आपको 1 बट्टा रूट 2 आ गया। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 बट्टा रूट 2 गुने रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, यहां से 1 बट्टा रूट 2 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि द्विघात समीकरण का मूल निकालें, तो द्विघात समीकरण का अल्फा भी निकल गया 1 बट्टा रूट 2 और बीटा भी निकल गया 1 बट्टा रूट 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पे समझो, हमें क्या दे रखा है कि 4x स्क्वायर माइनस 25 और ये बराबर होगा 0 के। इसको आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 के, या आप कह सकते हो x स्क्वायर बराबर 25 बट्टा 4, या आप x इक्वल्स टू लिख सकते हो, इस तरफ स्क्वायर है इस तरफ लाके रूट आ जाएगा 25 बट्टा 4। इसको आप कितना लिख सकते हो, प्लस माइनस 5 बट्टा 2, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां आपसे पूछा गया एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें यह नहीं पता कौन सा पद 78 होगा, हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद 78 होगा। यहां से फर्स्ट पद को मतलब प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, ए हमें दिया गया 3 के बराबर। इसके बाद सार्व अंतर को हम लोग डी कहते हैं। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगले पद से पिछले पद को माइनस करके 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ जाएगा। यहां से हमें डी 5 के बराबर आ गया। हम लोग मान लेते हैं, माना कि दी गई एपी का nवां पद 78 है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ए एन कितना आ गया 78। अब आपको ए एन का फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, और ये 78 के बराबर आ जाएगा। अब ए की जगह पे कितना है, 3 है, मान रख दो 3। एन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एन माइनस 1। डी की जगह पे कितना है 5, और ये बराबर हो जाएगा 78 के। इसको आप लिख सकते हो 3 और प्लस 5 को n से गुना करेंगे 5n, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, और ये बराबर हो जाएगा 78 के। इसको आप लिख सकते हो -5 और 3 -2 प्लस 5n, और ये बराबर हो जाएगा 78 के। या आप इसको लिख सकते हो 5n बराबर 78 प्लस 2, क्योंकि इस तरफ उठा के लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। 78 और 2 80 आ गया। इसको आप यहां से लिख सकते हो n बराबर 80 बट्टा 5। 80 बट्टा 5 कहने का मतलब 16 पंचे 80, n 16 के बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए एपी का 16वां पद 78 के बराबर हो जाएगा। ओके, n बराबर 16, यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। हमें क्या करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग एल को अंतिम पद कहते हैं। एल बराबर हो जाएगा अंतिम पद, और अंतिम पद बराबर हो जाएगा किसके, 253 के। और डी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहने का मतलब कितना आ जाएगा, तो आप अगले पद से पिछले पद को माइनस कर लो। 8 माइनस 3 करेंगे, यह हमें 5 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंत से 20वां पद। अंत से
20वां पद, इसको आप लिख सकते हो L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब 20 माइनस 1 गुने डी। L के जगह पे L ही रहने दो, 20 माइनस 1 मतलब 19 डी। इसका मतलब L के जगह पे कितना है 253 माइनस 19 गुने डी के जगह पे कितना है 5 है, यहां पे 5 पुट कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 253 माइनस 19 को 5 से गुना करेंगे, 19 पचे 95, 13 में से 5 को घटाएंगे 8, 14 में से 9 को घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 5 और ये 1 आ जाएगा, मतलब 158 आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब आप क्या करो, इसके लिए पहले आप एक त्रिभुज बना लो। सपोज करते हैं कि यह हमारा त्रिभुज रहा, त्रिभुज आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सिद्ध करना है कि किन्हीं एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु है, तीसरी भुजा के समानांतर होगा। इसको आप ए मान लो, बी, सी, डी और ई। अब यहां से समझो आप कि हमें दिया क्या है। हमें दिया यह है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी का मध्य बिंदु है। हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी जिसमें डी तथा ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु है। इसके बाद रचना में हम लोग क्या किए हैं, अच्छा चलो इसी में लिख लो, अब D को मिलाया गया है तथा डी को मिलाया गया है, ओके। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डीई समानांतर बीसी के होगा, ओके। अब एक चीज बताओ, आपको यह पता है कि डी एबी का मध्य बिंदु है और ई एसी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब मध्य बिंदु होने के कारण एडी और डीबी की लंबाई समान होगी और यहां पे मध्य बिंदु होने के कारण ए और इसी की लंबाई समान होगी। हम लोग यहां पे कह सकते हैं प्रमाण में, चूंकि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा AB तथा ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। ओके, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं AD बराबर हो जाएगा DB के और AE बराबर हो जाएगा EC के, ओके। अब देखो कि अगर AD DB के बराबर है, इसका मतलब इसका अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा किसके, इसको हम लोग कह सकते हैं AD बराबर DB के है, यहां से AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा 1 के और AE बट्टा EC
ये भी बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो कि यहां से AD बट्टा DB भी 1 के बराबर है और AE बट्टा EC भी 1 के बराबर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो इसीलिए AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा किसके, AE बट्टा EC के। ओके, अब हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार त्रिभुज ABC में D और E दो बिंदुएं क्रमशः भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात में विभाजित करती है। अब हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कह सकते हैं, इसीलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से DE समानांतर हो जाएगा BC के। प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया 7 - 2 5 1 3 के में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं संरेख हों। अब आपको यह पता होगा कि अगर तीनों बिंदुएं संरेख होंगे इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब इसको आप यहां से कह सकते हो, हम लोग मान लेते हैं इसको, एक को A मान लो, माना कि एक बिंदु A मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 7 और -2 आ गया। एक को B मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 1 आ गया। एक को C मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 3 और K आ गया। ओके, एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड में होंगे, अर्थात आप यह कह सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। अब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको आप देखो कि 1/2। अब इसको आप समझने के लिए इसको x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा। इसको x2 मान लो, ये y2 हो जाएगा। इसको x3 मान लो, ये y3 हो जाएगा। ओके, यहां से देखो कि x1 के जगह पे कितना है? 7 है, 7 आ जाएगा। y2 के जगह पे 1 है, 1 माइनस y3 के जगह पे k है, प्लस x2 के जगह पे 5 है, y3 के जगह पे k है, y1 के जगह पे -2 है, ये माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस x3 के जगह पे 3 है, y1 के जगह पे -2 है और y2 के जगह पे 1 है तो -1 हो जाएगा, बराबर 0 के आ जाएगा। इसको आप यहां से लिख सकते हो। अब देखो 1/2 इस तरफ है, 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 0 के साथ गुना कर होकर के 0 हो जाएगा। मतलब इसको आप डायरेक्ट लिख लो 7 × 1 - k प्लस 5 × k + 2 प्लस 3 × -2 - 1 बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से आप कह सकते हो 7 × 7 - 7k प्लस 5k
प्लस 5 दूना 10 और प्लस यहां पे देखो 2 1 3 -3 -3 को -3 से गुना करेंगे तो -9 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना लिख सकते हो? तो 7 के माइनस में है और 5 के प्लस में है, -2 के, और 10 और 7 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहां से आ जाएगा प्लस का 8 और ये बराबर होगा 0 के। यहां से आप लिख सकते हो 2 के बराबर 8 और के बराबर कितना आ जाएगा 8/2, 2 एकम 2 2 चौके 8, कितना आ गया 4 आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया के किस मान के लिए बिंदु संरेखी होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि के बराबर 4 के लिए संरेखी हो जाएगा। अतः दिए गए बिंदु के बराबर 4 के लिए संरेखी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी। अब आपको यहां पे दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र के बारे में हमें पता है √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। अब इसमें x2 x1 किसको कहेंगे ये समझ लो। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसको x2 कह लो, ये y2 हो गया। अब पुट करो सारा वैल्यू। अब x2 के जगह पे कितना है 0 माइनस x1 के जगह पे a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे a sin थीटा और y1 कितना आ गया 0। अब इसका होल स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -a cos थीटा का होल स्क्वायर जोड़ a sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप कितना लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर दोनों के पास है, आप कॉमन ले लो, यह आ जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो √a स्क्वायर गुने, आपको फॉर्मूला पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, यहां से 1 आ जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो √a स्क्वायर गुने 1 मतलब a स्क्वायर, या यहां से कितना आ जाएगा, यह आपको आ जाएगा a इकाई, क्योंकि आपको यूनिट कुछ भी नहीं दिया गया, a इकाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है, आपको इतना पता होगा कि अगर x अक्ष पे कोई बिंदु होगा इसका मतलब उसका कोटि 0 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु P, माना कि बिंदु P x अक्ष पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x 0 हो जाएगा। इसको आप लिख लो x अक्ष पर कोई एक बिंदु है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये बिंदु जो है वो इससे और इससे समदूरस्थ है। अब एक चीज करो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। हम लोग a मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट 2 - 5 है, इसको b मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -2 9 है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं PA और PB बराबर हो जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें कहा गया कि समान दूरी पे है मतलब समदूरस्थ है, इसीलिए P से A की दूरी और P से B की दूरी समान हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर PA बराबर PB होगा मतलब PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। अब x2 - x1 का स्क्वायर तो x - 2 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर 0 + 5 का स्क्वायर।
और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 0 माइनस 9 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab कहने का मतलब 4x, बी स्क्वायर कहने का मतलब 4 प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हो, यहां से आ जाएगा -4x, और इस तरफ लेकर के आएंगे -4x बराबर 81 और 4 85, और माइनस 25 और 4 29। यहां से आप कह सकते हो -8x बराबर 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 आ गया। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आपको आ गया -56/8, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 -7। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए x अक्ष पर दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु -7 0 है। ओके, बातें समझ में आ गई।